नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने किले के लिए खेली गई समुद्री लड़ाइयां देखी। इस एपिसोड में देखते हैं महाराज ने अंग्रेजों को पकड़ने के लिए जमीन से कौन सा कमाल का गेम खेला और उसका परिणाम क्या हुआ। वैसे ही नौसैनिक बलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद मराठा कैसे दुश्मन को हाथों हाथ फंसाकर लगातार आपूर्ति पहुंचा रहे थे, इसकी दिलचस्प कहानियां। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि इस लड़ाई में और कौन से दुर्जय दुश्मन का प्रवेश हुआ। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। हुआ ये कि महाराज का सतर्क और चतुर खुफिया विभाग उन्हें मुंबई की सही खबर ठीक से पहुंचा रहा था। इस प्रयास में 11 अक्टूबर 1679 को सुंदरजी प्रभु नामक महाराजा का एक जासूस पकड़ा भी गया था, लेकिन तब तक महाराज को मुंबई की खराब स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। मुंबई की रक्षक सेना नाकाबंदी दस्ते के साथ भेजने से घुड़सवार सेना को छोड़कर केवल 50 सैनिक ही मुंबई में रह गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए महाराज ने साधे मुंबई पर ही हमला करने की योजना बनाई। उसके लिए मराठों ने मुंबई के सामने मुख्य भूमि पर अपने 4000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। मुंबई द्वीप तक पहुंचने का सबसे आसान और निकटतम रास्ता साष्टी, जो अब ठाणे द्वीप है, उससे गुजरता था, लेकिन ये द्वीप उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में था। इसलिए मराठों ने उनसे उनकी सीमाओं को पार करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों ने इसे खारिज कर दिया और इस बात की सूचना उन्होंने ही तुरंत अंग्रेजों को भी दे दी। हालांकि ये दोनों राष्ट्र प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वह कोई भी तद्देशीय प्रतिस्पर्धी नहीं चाहते थे। उसकी वजह से उनके अस्तित्व के पैदा होने वाले खतरे को वो भली भांति जानते थे। यदि भारतीयों में भी यही जागरूकता होती तो हमारा इतिहास कुछ और ही होता। खैर, जो कि पुर्तगालियों ने मराठों को अपनी हद्दी से गुजरने से इनकार कर दिया, मुंबई पर एक बड़े मराठा हमले का खतरा बहुत कम हो गया था। लेकिन मराठा तब अपने मुल्क में तुर्बे के सामने पनवेल आए और वहां उनके पास 7 बड़ी गुराबें भी तैयार थी। अंग्रेजों को डर था कि वे उस गुरबों से समुद्र के रास्ते मुंबई के द्वीप पर हमला कर देंगे। उसके ऊपर एहतियात के तौर पर मुंबई की आखाती इलाके में मुंबई और मुख्य भूमि के बीच समुद्र में कारंजे, तुर्बे यानी ट्रॉम्बे और शिव यानी वर्तमान में सायन, यहाँ हर जगह यानी हर रात 3 नाव पहरे पर रख दी गई। इस प्रकार अंग्रेजों पर ये एक और आर्थिक बोझ पड़ा। नौसेना के साथ रक्षक सेना भेजी जाए तो मुंबई द्वीप खतरे में और न भेजे तो नौसेना कमजोर। ऐसी दुविधा में महाराज ने इस कदम से अंग्रेजों को पकड़ लिया। इस बात का एक ही समाधान था कि अधिक सैनिकों को काम पर रखना, लेकिन पहले से ही युद्ध के कारण बढ़े हुए वित्तीय बोझ में इस बोझ को और बढ़ाना लंबे समय तक आर्थिक रूप से वहनीय नहीं था। अब अंग्रेज आगे भी नहीं जा पा रहे थे और पीछे भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर आगे जाने का फैसला करते हुए नाकाबंदी को और कड़ा करने के लिए 21 अक्टूबर को पहले का रिवेंज हेक्टर नामक गुलाब, 3 शिबाडे और 2 माचवे, इस दस्ते में मुंबई से किराए पर लिया गया फॉर्च्यून नामक एक जहाज और 2 शिबाडे नाकाबंदी में शामिल किए गए और अंग्रेजी नाकाबंदी में नावों की संख्या अब 10 हो गई। फॉर्च्यून के कप्तान थे स्टीफन एडर्टन। अधिक बल मिलने से नाकाबंदी दस्ता मराठा बेड़े का सामना करने में और खानदेरी की नाकाबंदी करने में सक्षम होंगे और ऐसा होने से पानी की कमी के कारण खानदेरी की शिबंदी जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगी, ऐसी अंग्रेजों को उम्मीद थी। लेकिन अंग्रेजों की मुख्य समस्या जस की तस बनी रही, यानी उन्हें साथ रहना पड़ रहा था, नहीं तो मराठा उनके जहाजों को अलग अलग करके उन्हें आसानी से हरा सकते थे।
समुद्री गोरिल्ला वोर का ये आधुनिक आविष्कार मराठों ने ही विकसित किया था। हम इसे एक अलग सेक्शन में कवर करेंगे। यहाँ मराठों ने खांदेरी की आपूर्ति के लिए इसका पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया और नाकाबंदी पूरी तरह से विफल बन गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1 नवंबर की घटना। 27 अक्टूबर की रात को मराठों की गलपतें जो खांदेरी गई थी 31 अक्टूबर को वहीं थी। उन्हें पकड़ने के लिए 31 अक्टूबर की रात केगविन ने नागांव नदी के मुहाने पर जाल बिछाने का फैसला किया। केगविन ने अपने 1 नवंबर के पत्र में मुंबई काउंसिल को लिखा कि नागांव नदी के मुहाने पर हमारी नावों को तैनात करने के बारे में हमने आपको आखिरी पत्र में लिखा था, लेकिन ताकि वे मुख्य भूमि से दिखाई न दें जब तक चंद्रमा अस्त न हो जाए। हम हेनरी केंद्री के पास से हिल नहीं पाए। दुश्मन जहाजों ने भी खांदेरी द्वीप से निकलने के लिए ठीक वही समय चुना और नौका चलाने में उनकी निपुणता के कारण वे हमारी नावों से पहले नागांव पहुंचे और खाड़ी में प्रवेश कर गए। नदी के मुहाने पर कुछ गुलाबें थी। उन्होंने हमारी नावों पर कई तोपें दागी, लेकिन हमारी नावों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना उस रात की लड़ाई का वर्णन करके उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए आगे कहा, ये देखकर कि हमारी योजना विफल हो गई, हमारे हताश लोग सुबह हमारे पास आए। हम इस निराशा से बहुत दुखी हैं। दुश्मनों को अवरुद्ध करने के मामले में हम आलस नहीं कर रहे हैं, इसका विश्वास करें। लेकिन ये छोटी रेंगती नावें हमें अद्भुत तरीके से चकाचौंध कर देती हैं। अगर हमारे पास भी ऐसी फुर्तीली नावें होती तो दुश्मन की नावें ऐसे नहीं बच पाती। दोस्तों, इन रेंगती समतल नावों के आविष्कार की जानकारी हम एक अलग खंड में देखेंगे। 3 नवंबर 1679 की रात को हमें इसी तरह का एक और गेम प्लान देखने को मिलता है। मराठों की गुर्बें और गलपतें पहले एक साथ को समांतर उत्तर की ओर गए, फिर खांदेरी की ओर मुड़कर उनके गलपते खांदेरी के उत्तर में चले गए और गुलाब खांदेरी के दक्षिण में चले गए। बेशक ब्रिटिश नाकाबंदी दस्ते से बचाने के लिए गुर्बे बीच में बने रहे। कुछ अंग्रेजी जहाजों ने खांदेरी से बंदूक की नोक पर गलबतों का पीछा किया, लेकिन कोई भी गलबत उनके हाथ नहीं लगा। यहाँ गुलाबे नागांव वापस जाते समय अंग्रेजी जहाजों रिवेंज और फॉर्च्यून ने उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हवा नहीं थी इसलिए उनके प्रयास भी विफल रहे। यह अब एक दैनंदिन घटना बन चुकी थी। मराठा अपनी फुर्तीले और तेज नावों की मदद से खांदेरी की निर्बाध आपूर्ति और किले का निर्माण भी कर ही रहे थे। कुछ समय के दौरान जब अंग्रेज इसे अवरुद्ध करने में कामयाब रहे, तब भी किले का निर्माण दिन रात जारी ही रहा। इससे पता चलता है कि मराठों को कभी पानी की कमी नहीं हुई होगी। इधर अंग्रेजों का एक और अंदाजा कि खांदेरी की नाकाबंदी के बाद पानी की किल्लत के कारण खांदेरी जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा, ये उम्मीद भी फेल हो रही थी। खांदेरी के अभियान पर भारी खर्च के बावजूद कोई सफलता नजर नहीं आ रही थी। अंग्रेजी दस्ते के सभी प्रयास नाकाफी हो रहे थे। इसलिए नाराज मुंबईकर अंग्रेजों ने सूरतकर अंग्रेजों से अपील की कि किनारे के पास नदी में महाराज की नावों को जलाने और पास की प्रदेशों को नष्ट करने का आदेश दे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हो। साथ ही उन्होंने द्वीप पर तोपों से फायरिंग करने के लिए एक यूरोपीय जहाज की भी मांग की। उस पर अक्टूबर 1679 के अंत और नवंबर की शुरुआत में सूरत काउंसिल द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर इस प्रकार था। एक नाव खोना। यह 18 अक्टूबर की लड़ाई में खोए हुए 2 जहाज का संदर्भ है। एक नाव खोना, 3 और लैस करना, नए सैनिकों की भर्ती करना, ये सभी बढ़ी हुई लागत के खंड है। इतना ही नहीं, दुश्मन के मुंबई द्वीप पर उतरने का भी खतरा है। खोए हुए लोगों के नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। इसके अलावा शिवाजी जैसे शक्तिशाली शत्रु के साथ लंबे समय तक दुश्मनी जारी रखना संभव नहीं है। इसमें वर्षा शुरू होने पर नाकाबंदी दस्ते की नावों को वापस बुलाना होगा और उस अवसर का लाभ उठा के दुश्मन चुनाव ले जाने के लिए अनुकूल मौसम के हर अवसर का लाभ उठाते हुए सितंबर तक किले का निर्माण कार्य पूरा करेगा। इसलिए इस निराशाजनक स्थिति में हमारा सुझाव है कि मुंबई डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल एक सक्षम व्यक्ति की मध्यस्थता के साथ इस मामले से समय पर और सम्मानजनक तरीके से हटने का प्रयास करें। लेकिन ये नहीं दिखना चाहिए कि ये केवल अंग्रेजों की इच्छा है, ये मैत्रीपूर्ण सद्भावना है। ऐसा दिखना चाहिए
इसके लिए पुर्तगालियों की मदद लें। अगर उनकी ओर से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली तो सिद्दी का बेड़ा कुछ ही दिनों में सूरत से रवाना हो जाएगा। इसका उपयोग करके ले और मराठों और सिद्दी की लड़ाई शुरू होने पर धीरे धीरे अपने अंगों को इस मामले से हटा दे, लेकिन तब तक नाकाबंदी जारी रखनी ही होगी। संक्षेप में ये महसूस करते हुए कि स्थिति उनके पक्ष में नहीं है, चतुर अंग्रेज महाराज के साथ ट्रीटी साइन करने की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे। लेकिन वर्तमान में तो सूरत काउंसिल के आदेश के अनुसार मुंबई कर अंग्रेजों को खानदेरी की नाकाबंदी जारी रखनी थी। तब 6 नवंबर से केविन ने पूरे स्क्वाड्रन के साथ मिलकर नागांव की खाड़ी में ही हल डालकर ब्लॉक करने की कोशिश की। लेकिन अगर खानदेरी की आपूर्ति को पूरी तरह से काट देना है तो न केवल नागांव खाड़ी को अवरुद्ध करना आवश्यक था, बल्कि थल की नाकाबंदी भी उतनी ही जरूरी थी। लेकिन अपूरी सेना बल के साथ ये संभव नहीं था। लेकिन जैसा कि हाल ही में उल्लेख किया गया है, 16 नवंबर को सिद्दी ने युद्ध में प्रवेश किया और नाकाबंदी मजबूत हो गई, क्योंकि उसके बेड़े में 2 बड़ी नावें, 3 ओरों के 5 फ्रिगेट, 1 गुरब, 25 गलप्ते और लगभग 700 सैनिक शामिल थे। दोस्तों, समय की कमी के कारण हम इस कड़ी को यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगले पार्ट में आपको इस युद्ध का और इस पूरे मामले का अंजाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले भाग में हम सिद्दी के आने से और भी कठिन बनी स्थिति और उसके खिलाफ लड़ते हुए खून से लथपथ इतिहास देखेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।